हमारे साथ न्यूज़ 24 के डिप्टी एडिटर नवीन कुमार हैं। हिंदी एकेडमी की तरफ से इनको हिंदी एकेडमी पत्रकारिता सम्मान दिया गया है। आप इन्हें टीवी पे देखते रहते हैं कि बहुत डर होके ये पत्रकारिता करते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और मीडिया की जो भूमिका है उस पे बात करेंगे। तो सर, आपको सबसे पहले बहुत बधाई जो हिंदी एकेडमी पत्रकारिता का आपको सम्मान मिला। शुक्रिया। तो सर, जो जिस तरह से मीडिया की भूमिका है हिंदी पत्रकारिता की, तो उसमें एक जो आजकल जो पत्रकारिता हो रही है वो कितनी निष्पक्ष है और किस तरह से आप उसको देखते हैं? नहीं, दरअसल अगर हम मूल्यों की बात करें और पेशेवर प्रतिबद्धताओं की बात करें तो कम से कम दलितों के संदर्भ में, आदिवासियों के संदर्भ में, भाषाई अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, स्त्रियों के संदर्भ में उसका उन मूल्यों का ह्रास तो हुआ है, उसका पतन हुआ है। और मेरा मानना है कि हिंदी अकादमी का ये पुरस्कार दरअसल उन प्रतिबद्धताओं में मेरे जैसे तमाम लोगों की निष्ठाओं का सम्मान है जो आज भी मानते हैं कि पत्रकारिता में वो बातें अब सामने आनी चाहिए जो अब तक कहीं नहीं जाती रही हैं। और मीडिया के अपने स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी अपनी संरचना की वजह से जो आवाज़ निचले तबके के लोगों की, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे दलित हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे दूसरे किस्म के अल्पसंख्यक हों और भेदभाव के शिकार होते रहे हों, उनकी आवाज़ें नहीं उठती रही हैं। तो उन उन उन्हें लेकर जो हमारे जैसे तमाम लोगों की प्रतिबद्धताएं हैं, पेशेवर निष्ठाएं हैं, उसको एक बल मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जो घोषणा हुई है उसमें ऐसी कैटेगरी के लोगों को शामिल, बहुत मतलब शायद एक दो नाम ही है, शायद एक नाम है, और महिला तो शायद कोई भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे भी शायद डिफरेंसेस हैं? नहीं, हिंदी एकेडमी में खासकर मेरा अपना मानना है कि मैत्रेयी पुष्पा का आना अपने आप में एक बड़े सकारात्मक बदलाव का संकेत था। पिछली बार उन्होंने सोनी सोरी को संतोष कोली पुरस्कार के लिए सम्मानित किया था और ये अपने आप में जिस तरीके का ठप्पा सोनी सोरी के ऊपर है, वो बहुत सारी इसके लिए आलोचनाएं हो सकती हैं कथित राष्ट्रवादियों की तरफ से, लेकिन ये साहस की बात है। मैं मानता हूं कि मेरे जैसे पत्रकार को पुरस्कृत करना अपने आप में, उसके लिए आप किसी ब्रैकेट का आदमी ये नहीं सोच सकता। और उन्होंने दुस्साहस का काम किया है कि मुझे किसी कंदरा से खोज कर निकाला और इस लायक समझा। तो ये पूरा का पूरा श्रेय मैत्रेयी पुष्पा को है, मेरी टीम को है जिनके साथ मैं काम करता हूँ, न्यूज़ 24 को है जिन्होंने मुझे संपादकीय छूट दी, अपने तरीके से सोचने की छूट दी। इसका श्रेय अनुराधा प्रसाद को है, मेरे संपादकों को है। और मैं अपने मन माफिक अगर लिख सका, मैं अगर निचले तबके के लोगों की बातों को कह सका, दलितों आदिवासियों के बारे में सोच सका, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि मुझे ऐसे संपादक मिले, मुझे ऐसी टीम मिली जिन्होंने मुझ पर कभी पाबंदियां नहीं लगाई और मुझे लेखन में अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की छूट दी। तो सर, जैसे कि मीडिया में जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, राष्ट्र, ये भी एक बहस छिड़ी है राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रवाद की। और उसमें बार बार यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को निशाना भी बनाया जा रहा है, जैसे अभी भी रामजस कॉलेज में भी हुआ है। तो पत्रकार होने के नाते मतलब उन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाना, जैसे यूपी इलेक्शन भी है और बहुत सारे ऐसे ओपिनियन पोल भी छापे गए हैं। तो उसमें भी जो आवाज है एक खास पार्टी को ही दिखाया जा रहा है, तो उस पे जो पत्रकारिता है वो जो सही तरीके से नहीं की जा रही है। नहीं, पहला सवाल था राष्ट्रवाद, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद की पूरी बहस ही फिजूल की बहस है। कोई कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपनी सरकार को नापसंद करते हैं तो आप अपने देश को भी प्यार नहीं करते। एक ऐसा माहौल बना दिया गया है इस देश में बड़े सटल तरीके से, उसका एक खास पैटर्न काम कर रहा एक्चुअली है। देश प्रेम और देशभक्ति को ही मिक्स कर दिया बिल्कुल। तो मीडिया में भी एक फ्रेमवर्क काम करता है, उस फ्रेम में लोगों को फिट करने की कोशिश होती है। दरअसल होता क्या है कि अगर आपने कोई बात कही है, उसको सीधे देश प्रेम या राष्ट्रवाद से जोड़ देना, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक स्थिति है। और जिस तरीके के ढांचे में हम लोग काम करते हैं, अगर हम फोर्थ पिलर के लोग हैं, चौथा खंबा कहते हैं, अगर हमें बोलने की आज़ादी नहीं होगी, हमें सोचने की आज़ादी नहीं होगी, विचार करने की आज़ादी नहीं होगी, अपने तरीके की राय बनाने की आज़ादी नहीं होगी, तब तो शायद हम घुट जाएंगे। तो ये घुटन का माहौल है। लेकिन इस घुटन में भी लोग, कुछ लोग हैं जो अपनी तरह की बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि ये
गलत है। दूसरा सवाल आपका था कि एक खास किस्म का कवरेज है मीडिया। मैं मानता हूं कि मायावती को लेकर खास तौर पर जब हम सर क्वेश्चन करते हैं कि आपको कौन सा नेता पसंद है, जब ग्राउंड रिपोर्ट की जाती है, तो कहीं से भी ये सवाल जब किया जाता है तो आंसर कहीं से नहीं आता है कि कोई मायावती को नाम नहीं लेता अगर ऐसी कैटेगरी को छोड़ दिया जाए। मीडिया के माध्यम से ही ये बताया गया है, मतलब लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है और उसको एक तरह से इग्नोरेंस मिल रहा है कि मायावती का नाम कोई लेना भी नहीं। दरअसल इसके पीछे का कि ये केवल मीडिया की बात नहीं है, ये समाज की ही बात है। अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमारा समाज ही ऐसा। अगर आप डॉक्टरों से भी बात करेंगे, आप इंजीनियरों से भी बात करेंगे, आप वकीलों से भी बात करेंगे, तो वो कहते यही हैं कि हम कास्टिस्ट लोग नहीं हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कास्टिज्म इतने भीतर तक धंसा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। मायावती के कवरेज की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ये समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम इतनी बड़ी लीडर को इग्नोर कर देते हैं। दरअसल ये बिल्कुल सच बात है कि जिस स्ट्रक्चर की वो लीडर हैं और जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, अगर आप इतनी कद्दावर नेता की रैलियों को, उनकी बातों को, उनके प्रचार के तरीके को कवरेज नहीं दे रहे हैं तो ये सवाल तो उठेगा कि ये कहीं कास्ट बायस तो नहीं है। कास्ट बायस ये सवाल इसलिए भी उठेगा कि हमारे समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है और हमारे न्यूज़ रूम का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। हमारा न्यूज़ रूम ये पूरे हिंदुस्तान में है, किसी भी मीडिया संस्थान का न्यूज़ रूम समाज के कास्ट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है और भारी अंतर है, तो वो कवरेज में भी दिखता है। तो अगर आज मायावती की कवरेज नहीं हुई है या किसी भी दलित लीडर को या पिछड़े क्लास के, अगर सोनी सोरी पर हुआ जुल्म अगर नेशनल मीडिया के लिए खबर नहीं है तो उसके पीछे ये कास्ट स्ट्रक्चर ही काम कर रहा है। अगर इरोम शर्मिला का अनशन तोड़ देना राष्ट्रीय मीडिया को बड़े दूर तक ले जाने का साहस नहीं देता तो उसके पीछे यही काम करता है। तो ये केवल एक घटना में नहीं है, ये तमाम घटनाओं, जब भी ऐसी घटना होती है, अगर जिस तरीके से ऊना में दलितों पर अत्याचार हुआ, अगर वही अत्याचार दिल्ली शहर में होता तो उसका स्वरूप कुछ और होता। तो क्लास और कास्ट मिक्स एंड मैच होकर एक बहुत जहरीला कॉम्बिनेशन बनता है और हमारा काम है, हम बोलेंगे और हमारी तरह के तमाम लोग भी ये बोलेंगे। जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे। जैसे आपने ऊना कांड के बारे में बात की, तो ऊना का जो जब घटना होती है उसके बाद जैसे कोई भी अत्याचार की खबर होती है उसको तो जगह थोड़ी बहुत मिल भी जाती है मीडिया में, लेकिन जब एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाता है, जैसे बाबा साहब के जो महाराष्ट्र में जो भवन प्रेस को गिराया गया, और भी जो ऐसी जो घटनाएं होती है जिसमें लाखों लोग प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पे आते हैं, वो खबरें नहीं दिखाई जाती हैं। उस ऐसा क्या डर है जो ये खबरें छुपाई जाती हैं, दबाई जाती हैं? नहीं, कुछ चीज एकदम से ऐसी बातें नहीं है कि वो खबरें नहीं दिखाई जाती, वो खबरें दिखाई जाती हैं। उसका रेशियो अलग हो सकता है, उसके रेशियो में बहुत अंतर हो सकता है। उसके पीछे एक मार्केट फोर्स भी है। वो मार्केट कौन चलाता है, मुनाफे का पूरा बाजार कहाँ से संचालित होता है, ये भी एक इशू है मीडिया में। केवल कास्ट स्ट्रक्चर का ही इशू नहीं है, वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें और सोचें तो मुझे लगता है कि इस तरह की खबरें तब जगह पाएंगी जब लोग इस तरह की खबरों को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। सोशल मीडिया पे जब एग्जैक्टली मैं उसी बात पर आ रहा था कि जैसे जो चीजें इंटरनेट पर डाली जाती हैं उसका तो एक बड़ा ऑडियंस है। अगर दलित अत्याचार की कोई खबर इंटरनेट पर डाली जाती है तो उसको लाखों लोग देखते हैं, लेकिन टेलीविजन उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। टेलीविजन को देखने वाले लोग कुछ और हैं। तो ये एक सवाल ये है कि क्या टेलीविजन का ऑडियंस और सोशल मीडिया का ऑडियंस दोनों में फर्क है, ये इस पर एक रिसर्च होना चाहिए मुझे लगता है। और जो उस तबके के लोग हैं मूवमेंट करने वाले, उनको भी मीडिया के साथ एक कनेक्ट बनाना पड़ेगा। उनको सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक कनेक्ट टूटा है। अगर रिप्रेजेंटेशन का सवाल है तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके लिए एडिटर्स को काम करना होगा, क्योंकि ऐसा भी तो है कम्युनिकेशन से वो लोगों का भी ऐसा कहना है कि उनकी खबरें अगर प्रदर्शन में लोग आते हैं रिपोर्टिंग करने, लेकिन खबरें दिखाई नहीं जाती हैं, तो कम्युनिकेशन का वो लोग समझते हैं कि फायदा इतना है नहीं। नहीं, ये केवल कम्युनिकेशन का इशू नहीं है। ये कम्युनिकेशन का इशू इसलिए नहीं है, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि ये केवल दलितों के साथ ही नहीं है। विदर्भ में लाखों किसानों ने जान दी है, लेकिन वो भी इशू नहीं है।
तो जो जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, टेलीविजन कहते हैं, अखबार कहते हैं, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया दरअसल उन लोगों की खबरों को ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाता है जो लोग बाजार पर अपनी पकड़ रखते हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपर कास्ट और अपर क्लास का आदमी है, जो परचेजिंग कैपेसिटी है जिसकी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया का ग्राहक है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूट करता है सिर्फ 13% और 14% हिस्सा हिंदुस्तान का। बाकी का 80%, 50% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, लगभग एक वक्त का खाना उनके पास नहीं है। तो वो परचेजर नहीं है। तो जब परचेजर नहीं है तो वो टेलीविजन नहीं देखेगा। वो जैसे तैसे उसको खबरें तो चाहिए, लेकिन वो खरीद नहीं सकता। खरीदार कहता, बाजार कहता है कि आप उन खबरों को फोकस करिए जो खरीद के हिसाब से चले, जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चले। तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कहीं कोई बड़ी बड़ी चीजें हम छोड़, तो अब जैसे ये केवल यही इशू नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ में एक गांव की 18 महिलाओं के साथ बलात्कार की खबर आई जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने किए थे। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है, और भी औरतों के साथ ये हो सकता है, लेकिन ये नेशनल मीडिया के लिए खबर नहीं है। ये नेशनल मीडिया के लिए खबर इसलिए नहीं है क्योंकि वो गरीब हैं, वो आदिवासी हैं, वो पिछड़े हैं, वो दलित हैं। ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप एक कवरेज के लिए बनारस जा सकते हैं, एक दिन के कवरेज के लिए, पूरा का पूरा स्टूडियो अगर अमेरिका में बन सकता है यूएस इलेक्शन के लिए, तो वीजा लेने की जरूरत तो नहीं है छत्तीसगढ़ जाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने की जरूरत तो नहीं है, कोई बहुत खर्चीला मामला भी नहीं है। तो क्यों कवरेज नहीं होती है? उसके पीछे यही है कि हमारा पूरा माइंडसेट जो है अपर कास्ट अपर क्लास के हिसाब से ट्यून्ड किया जा चुका है। जो लोग पिछड़े तबके के लोग हैं, जो लोग आदिवासी हैं और जो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने आप को कस्टमाइज कर लिया है सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि नौकरी करनी है। लेकिन जो लोग हिम्मत कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग उनकी आवाजें उठा रहे हैं, उनकी आवाजों को भी जगह मिलेगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया में जैसे न्यूज़ रूम में कितनी डाइवर्सिटी है, ऐसी कैटेगरी से कितने एंकर्स हैं, और जितने भी रिपोर्टर्स हैं SC ST OBC कम्युनिटी के, उसके बाद कुछ बदलाव नहीं आ रहा है न्यूज में या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकारिता में? बहुत अच्छा सवाल है। पूरे टेलीविजन चैनल में एक आध हो सकता है, मुझे कोई आदिवासी एंकर नहीं दिखता है। और ऐसी कैटेगरी से भी शायद पूरे टेलीविजन चैनल में मुझे कोई दलित एंकर नहीं दिखता है। कम से कम फेस नहीं है दलित और आदिवासी। ओबीसी के लोग कुछ हैं, लेकिन अगर आप 4%, हाँ, तो ये तो है। और ये केवल एंकर्स और प्रेजेंटर्स में नहीं है, ये डेस्क पर है, और केवल टेलीविजन चैनल में नहीं है, अखबारों में। किसी भी मीडिया संस्थान में जो लोग टॉप पोजीशन होल्ड करते हैं, 10%, 10, अगर हर संस्थान में 10 आदमी माने तो उसमें आदिवासी कहीं नहीं है। जो लोग तय करते हैं कि खबर क्या चलेगी, उसमें दलित कहीं नहीं है। मुसलमान उसमें 1% है, औरतें उसमें 1% हैं। तो ये स्ट्रक्चर सस्टेनेबल तो नहीं है। ये इसीलिए अगर टेलीविजन ने जमीन छोड़ी है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि वो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। उसमें डाइवर्सिटी है ही नहीं। उसमें पिछड़े बहुत कम हैं, उसमें दलित नहीं हैं, उसमें आदिवासी नहीं हैं, मुसलमान जो हैं वो बहुत कम हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों को बहुत कम जगह मिली हुई है। तो ये बात तो है, ये एकदम सही बात है कि नहीं है रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कुछ लोग हैं सर जो सेकुलर होने की बात कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, और जातिवाद के सवाल भी उठाते हैं और निष्पक्ष होने की भी बात करते हैं। तो वो लोग इस सवाल को क्यों नहीं उठाते हैं कि न्यूज़ रूम में डाइवर्सिटी हो, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं होता है, कि उनको वैकेंसी नहीं निकाली जाती है या उनको न्यूज़ रूम में नहीं लाया जाता है? तो उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे तो संपादकीय ढांचे जिम्मेदार हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता संपादक ऐसे हों जो सेकुलर हों, जो बोलते हैं कि हम सेकुलर हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं करते? बहुत सटल तरीके से सोच समझकर इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता है। जो भी भर्तियां होती हैं
उसमें इस बात का ध्यान मुझे नहीं लगता कि रखा जाता है कि न्यूज़ रूम में कुछ दलित भी होने चाहिए, कुछ आदिवासी भी होने चाहिए, औरतों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो औरतें किस तबके से आती हैं वो भी देखा जाना चाहिए, उनको किस काम में लगाते हैं ये भी देखा जाना चाहिए। तो ये बात तो है। और इसके लिए शुरू से ही कुछ, टेलीविज़न तो बहुत नया माध्यम है, 20 साल पुराना माध्यम है भारत में न्यूज़ मीडिया टेलीविज़न का, लेकिन अखबारों में भी यही स्थिति है। कुछ कुछ संपादकों ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो संपादक बदलते रहे। तो ये बात तो है, ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, न्यूज़ रूम में डाइवर्सिटी नहीं है, उसमें दलितों आदिवासियों की बिल्कुल जगह नहीं है। ये अफसोस के साथ मुझे कबूल करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। सर, जैसे रोहित वेमुला की जो बात होती है, रोहित वेमुला आत्महत्या करता है, उसके बाद अभी झांसी से एक खबर आती है कि एमबीबीएस जो लड़का कर रहा होता है वो आत्महत्या करता है। तो इस तरह की बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, उन पे कोई ठीक से कार्रवाई भी नहीं होती है सरकार की तरफ से, और मीडिया भी उनको, रोहित को भी तभी कवरेज मिलती है जब उसकी आत्महत्या हो जाती है, उससे पहले कभी कवरेज नहीं मिलती है जब वो अपने उसके लिए आवाज उठा रहा होता है, जब अलग से वो प्रदर्शन करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो सरकार भी उसके लिए ना काम करती है, ना ठोस कदम उठाती है। ऐसा इसके पीछे एक बड़ा कारण तो ये है कि जो दलित एम्पावरमेंट हुआ उसका पॉलिटिकल कन्वर्जन नहीं हुआ। जो दलित एम्पावर्ड हुए, मुझे लगता है कि वो जिस ओबीसी के साथ ये क्राइसिस नहीं है, ओबीसी की भी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन ओबीसी ने अपने एम्पावरमेंट का पॉलिटिकल कन्वर्जन किया। उसने लालू यादव को नेता बनाया, उसने नीतीश कुमार को बड़ा नेता बनाया, उसने मुलायम सिंह यादव को नेता बनाया, तमाम नेता हैं। लेकिन अब अपने आप में ये कितनी खराब बात है कि अब जैसे झारखंड स्टेट ले लीजिए, झारखंड तो अलग ही हुआ इस आधार पर क्योंकि आदिवासियों को हक नहीं मिल रहा था, लेकिन जब बीजेपी की हुकूमत बनती है तो वहां आपको आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं मिलता है। आप अपने आदिवासी इतने, अभी भी जैसे सर आम आदमी पार्टी के जो नेता केजरीवाल ने घोषणा की थी कि जब पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की क्या घोषणा करने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री का पद वो अभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई एससी या एसटी या ओबीसी कैटेगरी का कोई बने। नहीं नहीं, पंजाब में तो तस्वीर ही साफ नहीं है। पंजाब में तो मुझे लगता है कि अगर किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ये अपने आप में, और एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। ये साहसिक कदम होगा कि अगर किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है पंजाब जैसे राज्य में, क्योंकि आपको पंजाब सोचना, में तो जो एससी कैटेगरी के है उसमें लगभग 32% बताया बिल्कुल, जाता है बिल्कुल। कि ऐसी जो की कैटेगरी में जितनी जातियां आती हैं उनकी पॉपुलेशन इतनी बताई जा रही है। बताई जाती है। कांशीराम ने जब अपना काम शुरू किया था तो पंजाब से शुरू किया था, लेकिन वो पंजाब में हार गए। उनको लग गया कि पंजाब में कुछ ज्यादा हमारे पास करने को, हम उसको जिस पॉलिटिकल कन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूं वो नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी लेबोरेटरी बनाया। लेकिन सवाल तो छत्तीसगढ़ का है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से 90% लगभग जहां आदिवासी और दलित हैं, वहां आपने क्या सोचकर एक सवर्ण मुख्यमंत्री को बैठा रखा है? ये तो गजब किस्म की हिपोक्रेसी है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी की। ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। अभी मुस्लिम को भी उन्होंने टिकट नहीं हाँ, वो तो उनकी पॉलिटिकल लाइन है, सबका साथ सबका विकास किस लाइन पे जाएगा, ये सोचने वाली बात है। और अगर मुझ पर ये आरोप लगते रहते हैं कि आप पत्रकार होकर इतनी साफ लाइन कैसे खींचते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज जैसा है ये बताना पड़ेगा ना कि हमारा काम क्या है। वैसे सर जब बात बहस होती है तो उस लोग ये बोलते हैं कि आप लोग कास्टिस्ट हैं, अगर कास्ट की बात की जाती है तो आप जातिवाद फैला रहे हैं, जातिवाद के जहर उगल रहे, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन आप भारत में रह के कास्ट को इग्नोर कैसे करेंगे? अगर आपको बताइए कि जब बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने चुन चुन कर एक खास जाति के लोगों की भर्तियां की, तब उन्हें किसी ने कास्टिस्ट नहीं कहा। जब सत्येंद्र नारायण सिंह ने चुन चुनकर एक खास जाति के लोगों की भर्तियां की, तब वो कास्टिस्ट नहीं। आप किसी भी लेकिन जैसे ही आप दलितों की बात करने लगते हैं, जैसे ही आप पिछड़ों की बात करने लगते हैं, ओबीसी की बात करने लगते हैं, जैसे ही आप आदिवासियों की बात करते हैं, तो आपको
तुरंत आपको ब्लेम किया जाएगा कि आप कास्टिस्ट हैं। आपको इसलिए ब्लेम किया जाएगा क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता कि ये लोग एक साथ आ सकते हैं। दलित और माइनॉरिटी ओबीसी का कॉम्बिनेशन अगर कोई बनता है पॉलिटिकल इस देश में, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन क्या इसको हजम करना इतना आसान है? ये बहुत मुश्किल है। और सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए है जो लोग उस राजनीति पर चलते हैं, आरएसएस की, जो यहां वो हिंदुवाद की बात करते हैं, लेकिन वो तो ब्राह्मणों का राज चाहते थे। एक खास किस्म से जिस तरीके से आरएसएस काम करता है, उसमें तो बंच ऑफ थॉट्स जो किताब है, उसमें तो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की गई, उसमें तो ब्राह्मण राष्ट्र की बात की गई है। तो क्या ये स्ट्रक्चर चल सकता है? वो लोग इस देश पर रूल करता है, तो क्या वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि कोई दलित की बात करे, कोई आदिवासी की बात करे, कोई मुसलमान की बात करे? वो तो हिंदू की भी बात करने को तैयार नहीं है। वो लोग तो हिंदुओं की निचली जातियों को तो वो समझते ही नहीं है कि वो इंसान, वो जिस आइडियोलॉजी से आते हैं उनका इतिहास क्या है। उनका इतिहास ये है। तो हमको क्यों उम्मीद है कि वो लोग मुसलमानों को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी पॉलिटिक्स में? अगर ऐसी हमको कोई उम्मीद है तो बहुत भोलापन है। डेमोक्रेसी में रह के तो आपको देना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन, तो नहीं, रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। सवाल रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं जाता है, रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है। हम तय करेंगे ना कि हमारा नेता कौन होगा, कि नेता तय करेगा कि हम किसको रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। तो ये पाप तो जनता को, उस वर्ग की जनता को अपने माथे पर लेना पड़ेगा कि अगर 100% दलित अगर अपने नेता के साथ खड़े नहीं हैं या अतीत में खड़े नहीं रहे हैं, उसके कारण चाहे जो रहे हों, तो और कुछ लीडरशिप को भी ब्लेम अपने ऊपर लेना पड़ेगा। उन्होंने समझौते किए, उन्होंने विश्वास खोया। जिस तबके के दम पर वो राजनीति के शिखर तक पहुंचे, उसका विश्वास अगर टूटा है तो वो बहुत बुरा हुआ है। इसमें सुधार करने की ज़रूरत है और ख़ासकर दलित ओबीसी लीडरशिप को ये तय करना होगा कि वो किसी भी सूरत में कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जाएंगे। ये बात जितनी नीतीश कुमार के लिए सच है, उतनी लालू यादव के लिए सच है, उतनी ही मायावती के लिए भी सच है। सर, रिजर्वेशन पे एक बहस होती है तो बहुत ज़्यादा विरोध होता है, सड़कों पे भी लोग आने लगे हैं और मांग भी करने लगे हैं सवर्ण की हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। तो रिजर्वेशन को ठीक से ना तो समझा गया है, ना लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ उसे एक नौकरी तक सीमित कर दिया गया है कि रिजर्वेशन मतलब नौकरी। तो इस पे फिर से आपको लगता है कि बहस होनी चाहिए, रिजर्वेशन को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए? मुझे तो लगता है कि रिजर्वेशन पर बहस क्यों होती है? रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है, वो सामाजिक न्याय है। सर, उसको समझने के लिए तो समझने, उसको पढ़ना तो पड़ेगा जो समझने के ये लिए। उनका काम है ना। सोशल जस्टिस का टूल है। इस देश की अगड़ी जातियों ने सदियों तक आपराधिक गलतियां की हैं, तो आप भूल सुधार भी नहीं करेंगे और आप उस पर अफसोस करेंगे। और अगर वाकई निचली जातियां इतनी इम्पावर्ड हो गई हैं कि आप रिजर्वेशन पर सवाल उठाने लगे हैं, तो आप ऊना में क्यों दलितों की पिटाई करते हैं, उनकी चमड़ी उधेड़ लेते हैं? अभी भी 2 दिन पहले खबर आई है हरियाणा से, करनाल में, कि रात को घुड़चड़ी को लेके उनको मारपीट हुई है। अब वहां से पलायन भी हो गया है, तो उसके बाद भी कैसे लोग बोल देते हैं कि जातिवाद नहीं है। बगल में मिर्चपुर है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, फरीदाबाद यही है, मेवात यहाँ है जहां मुसलमानों की हालत आप देख लीजिए जाकर। तो जिस जिस कंटूर पर हमको ले जाकर वो बात करना चाहते हैं, हमको उसकी कॉन्स्पिरेसी को समझना चाहिए कि जिस तरह की राजनीति गढ़ी जा रही है, जिस तरह की पत्रकारिता गढ़ी जा रही है, जिस तरह के विचार काम कर रहे हैं, उसको हमको समझना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट वॉइस जब तक आएगा नहीं, वो मैनिपुलेशन होता रहेगा। और बिना इसके ये दलित ओबीसी लीडर के सामने, नेताओं के सामने ये क्राइसिस है कि उन्होंने सरकारें तो चलाई, संस्थान नहीं बनाया। संस्थानों को बनाना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं दलित रिसर्च फाउंडेशन मायावती ने बनाया? क्यों नहीं नीतीश कुमार या लालू यादव ने इस तरह के संस्थान बनाए जहां दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर रिसर्च हो, उनकी हालत पर बात हो? क्यों हम प्लानिंग कमीशन के
भरोसे बैठे रहे। तो ये तो इन नेताओं को सोचना था, नहीं भी सोचा, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी सोच लेंगे तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट फैक्ट्स आ जाएंगे। मुझे तो लगता है कि अगर इस देश में कोई कास्ट सेंसस हुआ है तो उसका डाटा सार्वजनिक क्यों नहीं होता? किसको डर लगता है? मुझे तो नहीं डर लगता। इस देश का सच है कास्ट सिस्टम। मुझे एक बात बताइए, ये किस आधार पर तय हुआ कि जूठे बर्तन सिर्फ कहार धुलेगा? ये किस आधार पर तय हुआ कि जूते फटे सिर्फ मोची सिलेगा? ये किस आधार पर तय हुआ कि सिर्फ मेहतर पखाना साफ करेगा? ये किस आधार पर तय हुआ कि बाल सिर्फ नाई जाति के लोग काटेंगे? तो जब शोषण के सारे आधार जातीय हैं तो सुधार के तरीके इससे अलग कैसे हो सकते हैं? कुछ लोगों को लगता है कि जैसे पैसा आ जाने से, आर्थिक हालात सुधर जाने से कास्टिज्म खत्म हो जाता है। लोगों का ऐसा मानना है, लोग इस तरह की बहस भी करते हैं कि पैसा आने से और पावर आने से ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा आया है, या कुछ लोग 1-2% लोग जा पाए हैं, जो नौकरियों में गए हैं या जो ब्यूरोक्रेसी में गए हैं, तो उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। उनके साथ भी उतना ही भेदभाव होते हुए देखा है। मुझे लगता है कि नौकरी का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जरूरी है, वो मस्ट है सोशल एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन वो अकेला फैक्टर नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीजें। मैं बता रहा हूं ना कि बदलाव जो है ना, वो सामाजिक बदलाव कोई सरकार की सफलता के साथ नत्थी चीज नहीं है, उसका एक अपना स्वतंत्र वजूद है। जैसे अगर प्री लालू यादव की बात करें तो वहां यादव को अहिर कहते थे, तो अहिर से, हाँ, अहिर से यादव जी पर आने में बहुत लंबा वक्त लगा है। ये ऐसे सोशल कन्वर्जन होता है। पहले भी रिजर्वेशन से लोगों को लाभ मिलता रहा, लेकिन वो रहे अहिर। तो सरकारी दफ्तरों में अब जब से ये रिजर्वेशन मिला है, जब से लोगों ने असर्ट करना शुरू किया, ठीक है, दलितों ने बहुत झेला है, आदिवासियों ने बहुत किस्म के भेदभाव झेले हैं और झेल रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि महाराष्ट्र के दलित बहुत बहादुर हैं, सबसे ज्यादा वहां सताए जाते हैं, लेकिन वो असर्ट करते हैं। बीएमसी मुख्यालय के सामने पिछले साल नवंबर में कम से कम 1 लाख दलितों ने रैली निकाली, कॉल दिया, और वो साधारण लोग थे। तो दलितों को असर्ट करना पड़ेगा। केवल ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो वो थाली में सजा के मिलने वाली है, ये तो भूल जाइए। आपको डिमांड करनी पड़ेगी, और जरूरत पड़ी तो फिर आपको छीनना भी पड़ेगा कानूनी तरीकों से। उसके लिए संवैधानिक रास्ते हैं। तो अगर कहीं भेदभाव है तो वो भेदभाव तभी खत्म, उसका पहला ही चरण ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी से भागे नहीं। अभी तक क्या होता रहा है, आज से कुछ साल पहले तक या बहुत सारी जगहों में अभी भी दलित नहीं बताते कि हम दलित हैं, पिछड़े नहीं बताते कि हम पिछड़े हैं, मुसलमान नहीं बताते कि हम मुसलमान हैं। तो अपने आप को असर्ट करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप माने कि आप हैं, आपका एग्जिस्टेंस है। जब आप ही अपने एग्जिस्टेंस को खारिज कर देंगे तो बाकी लोग तो बहुत आसानी से कर देंगे। तो आप एग्जिस्ट करते हैं, इसको पूरे गर्व के साथ स्वीकार करें। डर भी रहता है कि अगर वो अपनी जो आइडेंटिटी जो है वो बताते हैं सबको, तो उन्हें वो जगह नहीं मिल पाती है, तो इसी डर की वजह से वो शायद छुपाते हैं। नहीं तो ये तो पलायन है, किस बात का डरना है? कैसे डर सकते हैं? इस देश में जो लोग लगभग 76% आबादी को कंस्टिट्यूट करते हैं, उनको किस बात से डरना है? किसान क्यों डरते हैं, किससे डरते हैं? और वो कौन लोग हैं जो डराते हैं? उनकी जातियां क्या हैं, उनका क्लास क्या है, और उन्होंने डराने की हैसियत कैसे हासिल की? उस पर चोट करने की जरूरत है ना। एक परवरिश ही इस तरह से होती है। हमने देखा है कि जो ऐसी कैटेगरी से जो आते हैं, उनको बचपन से इसी तरह से तैयार किया जाता है कि वो ऊंची जाति के हैं, उनसे पंगा मत लेना, उनके सामने मत बोलना। और जो अपने आप को ऊंचा कहते हैं, उनकी परवरिश भी, उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। बिल्कुल सच बात है ये। इसको दरअसल जिस तरीके से हमको ट्यून किया जाता है, और ये केवल दलितों के साथ नहीं है, ये औरतों के साथ भी है। जैसे एक ही बच्चा पैदा होता है एक ही घर में, तो कोई नहीं कहता कि लड़की का काम पानी पिलाना है,
लेकिन वो 6 साल की होती है तो घर में कोई आता है तो वो पानी लेकर चली जाती है। तो ये तो खराब परिपाटी है, इसको कुछ, हाँ ना, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे है। लेकिन इसके विरोध में जैसे औरतें खड़ी हुई हैं वैसे दलितों को खड़ा होना पड़ेगा और उनको समझना ये कुछ कम हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग, दुनिया बड़ी हो रही है, जैसे इंटरनेट आया है, टीवी आया है, लोग अखबार पढ़ रहे हैं, तो उस वहाँ अब जैसे देखते ही देखते टीना डाबी रोल मॉडल हो जाती है। तो ये सब तो बड़ा करना पड़ेगा और ये इसका जवाब उस कम्युनिटी के भीतर ही है। उसके लीडर्स को ढूंढना पड़ेगा कि इसका जवाब क्या है। मुझे लगता है कि दरअसल दलित लीडरशिप या आदिवासी लीडरशिप ने सोशल रिफॉर्म के काम नहीं किए। अब जैसे एक खास घटना, अभी ज्योतिबा फुले का जन्मदिन था, तो मैंने देखा कि तमाम हजारों लोगों ने फेसबुक पर ज्योतिबा फुले का, उनकी तस्वीर लगाई, उनको, उनके बारे में लिखा, उनके साथ अपनी आइडेंटिटी जाहिर की। ये अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा आगे का सवाल ये है कि कितने लोग हैं दलित बिरादरी में जो कह रहे हैं कि नहीं, हम मलिन बस्तियों में स्कूल खोलेंगे, हम वहाँ की लड़कियों को पढ़ाएंगे। आपके फेसबुक पर फोटो डालने से समाज में बदलाव तो वही नहीं बात आएगा। सर कि एक जयंती के दिन ही ये सब बातें होती, उसके बाद सब उस चीज को छोड़ देते हैं। नहीं, सोशल रिफॉर्म एक अलग तरीका है, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म से अलग किस्म की चीज़ है। उसमें एक कांस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सरकार बनाने, चुनाव लड़ने से अलग चीज़ है। अब जैसे राजा राम मोहन राय ने जब कहा था कि नहीं, लड़कियों को पर्दे में नहीं रख सकते, तो उस आदमी पर पत्थर फेंके गए। तो ये खतरा तो मोल लेना पड़ेगा, लेकिन ये कैसे आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे कन्वर्ट होगा सोशल एम्पावरमेंट में, इसका सवाल उसी तबके के बीच से आएगा। उसी तबके के लीडर्स को खोजना होगा, उसी तबके के सोशल रिफॉर्मर्स को खोजना होगा। क्योंकि जब मैं उसी तबके कह रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि वो अपने इश्यूज के ज़्यादा क्लोज हैं। उन्होंने जिस दर्द को सहा है, जो भेदभाव झेला है, वो बहुत शिद्दत से महसूस कर पाते। कोई दूसरा आदमी उसको उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकता जैसे वो खुद करते हैं। जैसे सर यूजीसी का भी नया गजट आया है, उसमें 100% वाइवा वेटेज कर दिया है। तो वहाँ पे लगातार जेएनयू में प्रदर्शन भी किए गए और जो दिलीप यादव ने भूख हड़ताल पे भी वो बैठे, उसके बाद भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके लिए जो वाइवा वेटेज कम नहीं किया जाता है, रिटर्न तो अभी क्वालिफाइंग कर दिया है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या SC ST OBC को जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ पाए हैं, क्या उनको एक तरह से बाहर निकालने की साजिश हो? इस देश में जब नई सरकार आई थी तो कहा यह गया था कि वाइवा को मिनिमाइज किया जाएगा, कम से कम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से खासकर हायर एजुकेशन में, उसको मैं रोहित वेमुला से भी जोड़कर देखता हूँ कि जिस तरीके से हायर एजुकेशन में ओबीसी दलित आगे आए हैं, उनकी दिलचस्पी बढ़ी है, इससे खलबली मची हुई है। और ये बहुत स्वाभाविक है। जिस हिस्से को आपने सदियों तक काट के रखा, कितने दलित पीएचडी करते थे? 100 पीएचडी करते थे तो उसमें 4 भी दलित नहीं होते थे। अब वो कह रहे हैं कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि दलित, मुझे तो लग रहा है कि अगर सबके लिए वाइवा हो तो दलितों के लिए कोई वाइवा नहीं होना चाहिए, आदिवासियों के लिए कोई वाइवा नहीं होना चाहिए। क्यों वाइवा होना चाहिए? वो पीएचडी की परीक्षा पास कर गया, ये इतने में ये तो इस देश के स्ट्रक्चर के बावजूद ऐसा कर गया, ये तो इस देश पर एहसान है। कोई दलित पीएचडी करने आ रहा है, कोई आदिवासी पीएचडी करने आ रहा है, वो उसके पास अगर पीएचडी करने की बुनियादी सलाहियत भी है तो उसका कोई वाइवा नहीं होना चाहिए। और वाइवा तो अपने आप में मतलब अगर एक तरफ रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये वाइवा तो रिजर्वेशन है ना, वो रिजर्वेशन दूसरे क्लास के लिए, उनको रिजर्व करने के लिए ये इस तरीके की चालें चली जाती हैं। तो कह तो रहे हैं ये कि दलितों पिछड़ों को रिजर्वेशन देना है, लेकिन वो दरअसल जब हायर एजुकेशन की बात आती है, जब ऊंची नौकरियों की बात आती है, जब क्रीमी पोस्ट्स की बात आती है समाज में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, तो वो अपने लिए रिजर्वेशन चाहते हैं, वो चाहेंगे। और
और सर जो मीडिया में है महिलाओं की कितनी भागीदारी है और किस किस जैसे रिपोर्टिंग में ग्राउंड रिपोर्ट में दूर की जगह में और किस तरह से उनकी कहाँ कहाँ पे उनको भेजा जाता है और कितनी उनकी भागीदारी अभी तक है, कितनी महिलाएं हैं जो अपने जो पितृसत्ता को तोड़ पाई हैं या उसके लिए संघर्ष कर रही हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया और इस बारे में मुझे लगता है कि एक रिसर्च हुई थी आज से करीब करीब 8 साल पहले, तो लगभग 10% से कम महिलाएं थीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सारी महिलाएं अपर कास्ट की थीं। तो महिलाओं से काम नहीं चलेगा, ये अपने आप में होशियारी है। सवाल है कि महिलाओं में किसका रिप्रेजेंटेशन है। वो दलित औरतें तो नहीं हैं, वो आदिवासी लड़कियां तो नहीं हैं, वो मुसलमान लड़कियां तो नहीं हैं, हैं तो इक्का दुक्का है। तो इसको इंश्योर करने की ज़रूरत है, होना चाहिए काम इस पर। तो हमारे साथ न्यूज़ 24 के डिप्टी एडिटर नवीन कुमार थे। ये टीवी पे आप इनको देखते हैं, एकदम निडर होके वो बोलते हैं और जो देश का हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी को हमेशा से दबाया गया है, उनको वंचित रखा गया है, उन पे कोई बात नहीं करता है। तो उन पे आपको बात करनी पड़ेगी और उनके अधिकारों के लिए जो ये चीज़ें बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे है वो काम नहीं होता है और उनको खुल के बोलने में लोग आगे नहीं आते हैं। लेकिन जो नवीन कुमार हैं वो इस बात को खुल के बोलते हैं और इसी वजह से उनको हिंदी एकेडमी की तरफ से पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से। तो आज उनसे हमने बात की और इन इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, उनको उनकी जड़ को समझने की ज़रूरत है। तभी हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा और देश भी उसी वजह से मजबूत होगा जब सब लोगों की बराबर की हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।